नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद कांग्रेस के लोग जो सक्रिय होते हैं वो तो होते ही हैं, उससे ज्यादा मुझे दिखता यह है कि भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े हुए ट्रॉल सक्रिय होते हैं। चलो, ट्रॉल्स का सक्रिय होना मान सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उस पर बयान देना और ये कहना कि ये जो है मुस्लिम लीग से प्रभावित है, हमेशा मेरे लिए अजीब लगता है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं कि पिछले अजीब से बड़ा अजीब हो जाता है। मतलब मुस्लिम लीग के असर की बात कर रहे हैं, ये वही मुस्लिम लीग है जिनके साथ उनके पुरखों ने सरकार बनाई थी। और सिंध का सिर्फ एग्जांपल दूंगा, जहां पर विधानसभा के अंदर बाकायदा पास हुआ था एक प्रस्ताव भारत विभाजन का, और हिंदू महासभा के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया था। खैर, इतिहास छोड़ देते हैं, वर्तमान पर आते हैं। इस तरह का आरोप लगाना मूलतः क्या है? मूलतः हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने का मामला है, या फिर और क्या क्या है? क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कम से कम इस बार के मैनिफेस्टो में, इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर मीडिया पर उसका डिस्कशन हो, अगर चौराहों चौपालों पर डिस्कशन हो, तो चुनाव जीते हारे कोई भी कम से कम जो जरूरी मुद्दे हैं वो आम बहस में आए। तो बाकी बातों के अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करने के लिए और उससे जुड़ी कुछ चीजों पर बात करने के लिए हमें लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी से बेहतर कोई नहीं होगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र भाई, बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। और जो आपकी क्रेडिबल हिस्ट्री है और जिस तरीके से आप ये चैनल चला रहे हैं, आज हो, 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर है, इतिहास रचेगा। बनाना इसने इतिहास शुरू अभी कर दिया है, अब इतिहास ये रचेगा एक दिन। और यकीन करें आप, जिस तरीके से आपका इस चैनल को लोग तथ्यपरक चीजों के लिए जांचने के लिए देखते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। इसकी आप बधाई लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते थे कि पत्रकारिता अपना काम ठीक से करती तो हम सिर्फ इतिहास पे काम करते, लेकिन दौर ऐसा है कि सबको सब कुछ करना पड़ रहा है। सुरेंद्र भाई, कल के जो बयान कल प्रधानमंत्री का आया, और सिर्फ प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया, बहुत मजेदार बात यह है कि कई सारे लोगों ने जो उससे जुड़े हुए हैं, चाहे जयपुर डायलॉग हो या बाकी हो, वो यहां तक बात करनी शुरू कर दी कि कांग्रेस 370 को वापस लाना चाहती है। जबकि मैनिफेस्टो मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें बात है जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की, जो अमित शाह कई बार लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कर चुके हैं कि सही समय आने पर जम्मू और कश्मीर को दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। ये बात अखबारों में दर्ज है, हर जगह दर्ज है। तो ये मुस्लिम लीग से जोड़ना, 370 की बात करना, ये क्या दिखाता है? क्यों ये सब करने की जरूरत पड़ती है? जो बाकी न्याय के मुद्दे हैं उस पर कोई बात क्यों नहीं होती है? एक्चुअल में ये लोग हताश हैं, डरे हुए हैं। और इनका डर समय समय पे, जो डरपोक आदमी होता है ना, वो जितना भी मजबूत हो, जितना भी भीड़ में हो, जितनी भीड़ उसके साथ में हो, भीड़ उसको क्रूरता करना तो सिखा देती है, लेकिन उसको अपने डर से मुक्ति नहीं दिला पाती। आप इस चीज को देखें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्हें कांग्रेस से डर लग रहा है, इसलिए आधारहीन बातें कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं। कोई मतलब है? पूर्ण राज्य से क्या आप नहीं देना चाहते हैं पूर्ण राज्य? आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड, आपने तो आधिकारिक रूप से कहा है कि अस्थायी प्रावधान है, और जैसे ही चीजें नॉर्मलसी में आएंगी वैसे ही हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये मेरी तो कथन नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक संसद के अंदर दिया गया बयान है। अब इसके बाद जब इन्हें पूरे घोषणा पत्र में कुछ नहीं लगा, तो पहले कहने लगे कि साहब वो विदेश की नदियां हैं। पहले दिन इनका जो रिएक्शन था, अगन विदेश की नदियां हैं। हमने कहा भाई मुद्दों पे बात कर लो, देश की और विदेश की नदियां। देश की नदी तो आपने फोटो लेने लायक छोड़ी क्या, गंगा मैया? झूठ बोल बोल करके, पाप उसमें डाल डाल करके आपने उसमें जिस तरीके से प्रदूषित किया, और आपने जिस तरीके से गंगा मैया के नाम पर कसम खा खा करके आपने वोट लिए कि साहब इनको साफ कर देंगे। आज अगर साफ हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। उससे भागे, कुछ नहीं मिला। फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते साहब ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। हम तो कहते हैं कि आप तो सरकार चलाते हो मुस्लिम लीग के साथ, आप मुस्लिम लीग के साथ यहां नहीं, औरंगाबाद में, आजमगढ़ में आप लोग लोकल बॉडीज चलाते हो उन लोगों के साथ में। एक जगह पे नहीं है, आपको बता नांदेड़ में भी है। आप एक चीज को देखिए, उनके साथ चलाते हैं, एमआईएम के साथ सरकार चलाते हैं ये लोग कर, और हमसे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हम तो कहते हैं भाई किसी के भी साथ किसी का गठबंधन हो, वो जाने।
लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को कुछ नहीं मिला, इतने डरे हुए थे, इतने डरपोक और इतने कायर हैं कि अब ये अनर्गल आरोप लगाने के लिए शुरू हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल गए? किसके साथ फजलुर रहमान की सरकार में किसके साथ उप मुख्यमंत्री थे? 1942 में क्या किया था इन लोगों ने? बट वो मुद्दा ही नहीं है इस वक्त, हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते उसको। हमारा कहना यह है कि अगर आपको ये लगता है अशोक भाई कि युवाओं को 30 लाख नौकरी 1 साल के अंदर देना एजेंडा है हमारा, तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा एजेंडा है, आप इसको कितनी भी गाली दे लीजिए, हम देंगे। जिन युवाओं को अप्रेंटिस क्या नाम मिलने लायक है, जो ग्रेजुएट हैं, 25 साल से कम है, 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप हम देंगे। ये हमारा एजेंडा है। आप इस एजेंडे को कितनी भी गाली दे लीजिए, हम ये एजेंडा पूरा करेंगे। आप कहेंगे कि साहब महिलाओं को 1 लाख रुपए देना 1 साल में, गरीब महिलाओं को, ये हमारा एजेंडा है, तो हम ये एजेंडा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये एजेंडा देश के लिए है। हम अगर किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं, आप अगर इसको किसी लीग का एजेंडा बताते हैं तो आप बताते रहिए, हमारा एजेंडा है, हम इस एजेंडे को पूरा करेंगे। किसान के साथ न्याय करने को ये एजेंडा मानते हैं देश विरोधी, नौजवान के साथ, मजदूर के साथ, महिलाओं के साथ, देश के साथ अगर देश विकास के रास्ते पर चले और रोजगार के विकास के रास्ते पर चले, अगर ये एजेंडा आप मानते हो मोदी जी, तो निश्चित तौर पर ये हमारा एजेंडा है। इसको आप किसी भी लीग का एजेंडा कहो, हाँ, हम आपका एजेंडा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एजेंडा मात्र क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के लिए है, आपका एजेंडा विदेशी ताकतों के लिए है, आपका एजेंडा है देश के रेल, तेल, क्या नाम, सारे पीएसयू, सारे संस्थानों को, क्या नाम, जलपोतों के, बंदरगाहों को, एयरपोर्ट के, क्या नाम, हवाई जहाज के जो स्थानक हैं, एयरपोर्ट जिसको आप बोलते हैं, आप सब एक आदमी को देना चाहते हो। आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की एक लॉबी यहां पर खड़ी करना चाहते हो। उस क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के खिलाफ हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। आप इस एजेंडे को किसी भी लीग का नाम दे सकते हो। हम तो बहुत साफ सी बात करते हैं, हम तो कहते हैं, आज भी कहते हैं, हमसे कहा गया अशोक भाई कि साहब आपने ओपीएस नहीं डाला इसमें। हमने कहा हाँ, नहीं डल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन ये ओपीएस में हमारी प्रतिबद्धता है, हम ओपीएस लाएंगे, हम इस चीज से इनकार नहीं करते। कल चिदम्बरम साहब ने भी कहा कुछ कमियां रह गई। कल रात में राहुल गांधी जी ने वीडियो डाला, उन्होंने कहा जो कमियां हैं, जो सुझाव हैं, जो एक मिनट रुक के वो वीडियो देख लेते हैं, 1 मिनट रुक के वो वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है, मुस्कुरा के ये वीडियो करना है। अभी मैं तेलंगाना से लैंड किया हूँ। मैनिफेस्टो रिलीज का फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, आपने बनाया, आपके सुझावों से बना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, जो आपको अच्छा लगे, जो इतना अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे बताइए, ईमेल करिए, मैसेज भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारा संपूर्ण एजेंडे में कुछ कमियां भी रहेंगी, इंसान ही मान सकता है, राहुल गांधी ही मान सकता है, मायावी लोग नहीं मान सकते कि उनमें कोई कमियां हैं। आप इसको देखिए ना कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण अपने रथ के साथ में मायावी संसार की रचना रचने के लिए उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम तक कहीं कहीं कहां कहां कैसे कैसे घूम रहा है, और हर जगह पर खुल जमा पूंजी उनका एक उद्देश्य, बिरथ रघुवीरा जो पैदल चल रहा है 4000 किलोमीटर लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, अगर शंकराचार्य जी के बाद किसी ने करी तो वो श्री राहुल गांधी जी ने करी। उनके खिलाफ लगे हुए हैं। आज की डेट में मात्र एक सांसद हैं वो, इसके अलावा कोई पद उस परिवार के पास नहीं है। उस परिवार से आज भी इतना डर रहे हैं, उनके खिलाफ 50-50 घंटे ईडी को बैठा लेते हैं। उनकी मां को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को कोरोना में 12-12, 16-16, 18-18 घंटे पूछताछ करते हैं, कुछ नहीं मिलता, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। ईडी के अधिकारी कहते कहते साहब क्या करें, आपके सामने बताइए क्या खाना है क्या पीना, हमारे पास आपके खिलाफ कुछ है नहीं।
लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सरकार के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तंत्र इतना मजबूत इन लोगों ने कर दिया है ऑक्टोपस के तरीके से, उस तंत्र को तोड़ने के लिए जो शख्स निकला है, वो जो एक बिरथ रघुवीर निकला है, उससे ये लोग हैरान है, परेशान है, इसीलिए हमारे घोषणा पत्र को एजेंडे के रूप में मान रहे हैं। अगर जो दोहा आपने कोट किया उसी की अगली लाइन लूं, देख विभीषण भयहु अधीरा, तो बहुत सारे विभीषण आपके यहाँ अधीर होकर पाला भी बदल रहे हैं। अभी गौरव वल्लभ जी गए और गौरव वल्लभ जी ने एक बात कही कि जो लोग 30 साल पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहे थे वही लोग आज भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहे हैं। आज उनका वीडियो आया, हालांकि लगातार वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन ये एक वीडियो मुझे ऐसा लगा कि जरा 1 मिनट रुक के देख लिया जाए कि क्या कह रहे हैं गौरव वल्लभ जी। तो ये जो अधीर होकर लोग लगातार जा रहे हैं, इसको क्या माना जाए? इन लोगों की व्यक्तिगत अधीरता मानी जाए, या फिर ये माना जाए कि 400 पार वाला जो नारा है उसको फलीभूत होते या आसपास पहुंचते ये लोग देख रहे हैं तो सत्ता के पक्ष के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिसको मानने का मेरा भी मन नहीं है कि वाकई हृदय परिवर्तन हो गया है? अशोक भाई, आप तो सारी चीजों से वाकिफ हैं। एक सवाल मेरे मन में है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इन सब का हृदय परिवर्तन, इन सब के पत्र वो एक ही जैसे क्यों होते हैं? हर एक चीज में सनातन धर्म, हर एक चीज में 400, हर एक चीज में नेतृत्व के प्रति गंभीर आरोप, और एक दिन पहले तक वो लोग उनके उसी नेतृत्व का वीडियो भी रिट्वीट करते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ बताता हूं, जो मेरा अपना, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं, ये एक लाइन मेरी व्यक्तिगत है कि लेटरल एंट्री जिनको भी दी, जिनको लेटरल एंट्री दी कांग्रेस ने, वो लोग विपक्ष में नहीं रह सकते। वो लोग वो डरे हुए लोग होते हैं। उन्होंने समाज में संघर्ष नहीं किया होता, लाठियां नहीं खाई होती, आंदोलन नहीं किए होते। वो जितने के जितने लोग हैं, आप नाम 1 से लेकर के 1000 तक उठा लीजिए, वहां पर जिन लोगों को लेटरल एंट्री मिली, पार्टी छोड़ करके गए। दिग्विजय सिंह जी ने नहीं पार्टी छोड़ी। आप इस चीज को देखिए, आपको मालूम है उनके साथ साथ क्या क्या होता है, और होता रहा है और होता रहेगा बहुत अच्छी तरह से। मैं आप जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आप उठाइए, लेकिन जब आप ज्योतिरादित्य को देखेंगे तो माधवराव का बेटा है, सीधे आया सोनिया जी की गोद में, सोनिया जी ने बेटे की तरीके से प्यार किया, सांसद बना दिया। आरपीएन सिंह को देख लीजिए आप, मतलब मैं 1000 नाम ले सकता हूं, आप एक आधे नाम ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें अशोक चौहान साहब की आप बात करेंगे तो मैं उनका भी कह दूं कि उनको तो जबरदस्ती, मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि आ नहीं तो गया दो दूसरी बार आदर्श घोटाला उठा के। और अशोक चौहान ने जाने के बाद एक बयान ऐसा नहीं दिया है जो नहीं, नेगेटिव बयान हो, इस बात को नोट करना चाहिए। मैं बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा मैं अशोक चौहान साहब का नाम नहीं लूंगा। जो कहता हूं ये तो हो गई बड़े लोगों की बात, मतलब जो सदन में जो हम जैसे लोग हैं, जैसे गौरव वल्लभ, मैं साफ सी बात करता हूं, अगर इनको लेटरल एंट्री, इनकी रगड़ाई हुई होती ना बॉस, इन्होंने भी सड़क पे पानी की बौछारें सही होती, लाठी खाई होती, और लाठी उन लोगों से खाई होती जिनके यहाँ आज आप जा रहे हो, और माँ बहन की गालियां खाई होती, आपके घर में घुस गए होते इनके जो कार्यकर्ता हैं, आपके कार्यालय में घुस करके लाठी लेकर के, जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे कैंपस में आकर के उत्पात मचाने लगे। आपने अगर सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद अपने नेता की होती, आप विदेशी विरोधियों की मुर्दाबाद की होती, आपने अगर वो दृश्य देखे होते कि जब हमारा मजबूर बूढ़ा कोई कार्यकर्ता लिए लाट का नाम झंडा, और झंडे को गिरने नहीं दे रहा, उसको पुलिस मार करके तोड़ दे रही है, आप तो आपने वो किया, अपनी जुगाड़ लगाई, आप ऊंची जगह पे बैठे, हमारे सर पे आके बैठ गए। आप उस चीज को देखिए, कोई पूना वाला, टूना वाला, चूना वाला, जितने लोगों को आप उठा लीजिए, आए साहब सुरेश कलमाड़ी के साथ आ गए, हमारे सर पे बैठ गए। मैं आपको बताऊं तो इन लोगों को राजनीति का जो स्थायी भाव है, संघर्ष, उसका पता ही नहीं। तो इन लोगों पर बहुत समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। लेटरल एंट्री चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो पॉलिटिकल जमात में हो, और चाहे वो आपके यहाँ हो, आप यकीन करना आपके यहाँ, मतलब पत्रकारिता में भी लेटरल एंट्री हो, खतरनाक है, कॉर्पोरेट्स में खतरनाक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं टाटा सन्स का। टाटा सन्स में
किसी भी आदमी को जिसको सीईओ बनना होता है, सबको पता होता है ये 5 परिवारों में से एक आदमी बनेगा। लेकिन आप उसकी देखिए, रतन टाटा की भी अगर शुरुआत कहीं से हुई थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुई थी, लेटरल एंट्री उसको सीधे नहीं बनाया गया वहां। तो है क्या कि जो हम जैसे लोग हैं, जो कहीं विधानसभा लोकसभा में नहीं है और हम लोगों को पार्टी का पक्ष रखना होता है, ये ऐसे लोगों को, जब तक संघर्ष वाले लोगों को, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई या संघर्ष वाले लोगों को नहीं लेंगे, तो इस तरीके के लोग विरोध में काम नहीं कर सकते। इन लोगों की आदत नहीं है विरोध में काम करने की, नेचर नहीं है इन लोगों का काम करने का विरोध में। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इन पर समय और ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता है। इनके सारे के सारे नीति नियम सिद्धांत अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होते हैं। आप देखिए ना, आप पवन खेड़ा जी को देख लीजिए, क्या 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 आप कोई सोच सकता है वो कहीं दाएं बाएं करेंगे? क्यों? क्योंकि नीचे से एंट्री है उनकी। लाठी खाई, डंडे खाए, उसके बाद दिल्ली में आप उठाइए, आप देखिए ना उनका संघर्ष आप देखो में आएगा। तो मैं मीडिया में 4 लोग, 4 पत्रकारों के साथ आप बैठ जाते हो, 4 चैनल पे बैठ जाते हो, तो हम लोग अपने आप को समझ रहे यार हमको तो दुनिया जान, कद्दू कुछ नहीं होता। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, पिछली बार शहजाद पूनावाला को ले गए थे ऐसे, उसके बाद मोदी जी कहते हैं गुजरात में, अरे कांग्रेस का एक बड़ा नेता, क्या कर रहा है बड़ा नेता कांग्रेस का? गाली खा रहा है कि भाई तुम पहले ये कहते थे। वही हाल अब क्या नाम इसका होगा, क्या बोलते हैं, जयवीर शेरगिल का यही हाल हुआ, और यही हाल गौरव वल्लभ का होगा। गाली खाएगा बैठ करके, अरे यार परसों तक तो तुम हमको, अच्छा उनके अपने यहाँ इज्जत नहीं होती। विभीषण की राम के यहां पर भी दरबार में इज्जत हो सकती है, जनता में नहीं। एक चीज बहुत साफ जान लीजिए, विभीषण की दरबार में इज्जत हो सकती है, दरबार में दरबारी के रूप में माना जाता है। जनता के बीच में कोई विभीषण, कोई जयचंद, कोई मीर जाफर, जान लीजिए कि वो इज्जत नहीं पा सकता, पद पा सकता है, बच्चों का नाम उनके नाम पे कभी नहीं रखा जाता, कभी नहीं रखा जाता। आप देखिए भाई, आप एक चीज को देखिए, कभी नहीं रखा जाता जी। अच्छा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे थोड़ा लौटते हैं। जैसे अगर कोई दूसरा वक्त होता तो मैं आपसे ये सवाल पूछता कि सबके न्याय की बात की गई, नारी न्याय की बात की गई, बात की गई रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के न्याय की बात कर गई, किसान के न्याय की बात की गई, मुस्लिम लीग के से प्रभावित होने का आरोप लग रहा है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक न्याय की तो कहीं बात ही नहीं है। ये एक बात बता दीजिए ना, हम फिर वही बात कहते हैं, हमने अगर किसानों के न्याय की बात की तो किसान में सिर्फ क्या हिंदू है या सिख है या जाट है, मुसलमान नहीं है। बड़े बड़े आइए मेरे साथ, आपको मैं अलीगढ़ में, सादाबाद में, बिल्कुल बिल्कुल जानता हूं कासगंज मैं। में, आप बताइए ना। तो किसान का न्याय सबके लिए है ना। नौजवान जो है, आइए आप, अगर हम नौजवान के न्याय की बात करते हैं तो उसमें आप बताइए कहीं हिंदू मुसलमान कर सकते हैं क्या? महिलाओं के न्याय की बात है, हम उसमें कोई हिंदू मुसलमान कर सकते हैं क्या? अगर हम जरा सा भी इसमें, आपको मैं फिर से कह दूं कि ये बात अगर हम लिख भर देते, तो आज तो बगैर कुछ लिखे हमको मुस्लिम लीग बना दिया जा रहा है, उसके बाद तो ये तालिबान बना देते हैं हमको एकदम उसकी उसी बगल में। और जबकि उसी तालिबान वैसे के वैसे वैसे तालिबान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस सरकार वही के। मैं कह रहा हूं, उसी तालिबान के साथ सबसे मधुर संबंध जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हैं, उसी तालिबान के साथ। लेकिन गाली देने के लिए हमको तालिबानी बना देते। तो ये व्यक्तिगत बहुत बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, और मैं खुलेआम आंसर देता हूं, कोई उसमें। तो ये इसको मैं ये मेरा पर्सनल सवाल है, इसको घर घर पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि कल एक व्यक्ति ने लिखा था ट्विटर पे और मुझे वो जरूरी सवाल लगा कि अभी कांग्रेस ने बाकायदा एक अभियान चलाया चंदा लेने का, और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने जितनी औकात थी उतना चंदा दिया। उनके मोबाइल नंबर आपके पास होंगे, लेकिन उन मोबाइल नंबर्स पे भी व्हाट्सएप पे वो पहुंचा नहीं है, वेबसाइट पे लगा हुआ है, सब कुछ है। इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये सबसे जरूरी काम है जो रह जाता है। मैं आपसे बातें तो पूरी बहुत तरीके अच्छी हैं। नहीं, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं, और ये बात मैं 100%, अभी भी मैंने सुप्रिया जी को लिखा कि भाई हम और आप सब लोग राहुल गांधी जी का वो जो क्या नाम मैसेज है वो ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि जो कमियां और वो किस ईमेल पर और किस व्हाट्सएप पर भेजें। तो इस बात को लेकर बात कर सकता हूं, औरों से मैं कहता नहीं इस बात को। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जितने हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी हम भेजेंगे। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं इसको प्रिंट करा करके गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर हम लोग जाएंगे,
और ये एक एक घर में जाना चाहिए। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने बूथ लेवल के जरिए, अपने जो हमारे जो एमपी क्या नाम, हमारे जो एमपी के और एमएलए के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी। और मैं आपके माध्यम से सारे सोशल मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूं कि हमारी ताकत कमजोर है, हमें इसको स्प्रेड करने में आपकी भी मदद चाहिए। जितने मेरे साथी हैं, जितने आपके साथी हैं, जितने सोशल मीडिया पे अपने दिमाग वाले लोग हैं, अपने दिल वाले लोग हैं जो संघर्ष करना चाहते हैं, ये ना सोचें कि भाई मेरे पास नहीं आया और उसको 100 लोगों को, 200 लोगों को, 10,000 लोगों को, जो आपकी क्षमता उसमें सवाल ये भी है, मैं यहां पर बस आपसे कह दे रहा हूं, अगर हो सके तो इसको सॉल्व करवाइए कि जिस फॉर्मेट में वेबसाइट पे लगा हुआ है, उस फॉर्मेट में वो प्रिंट तो हो सकता है, उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो सकता, और पीडीएफ जब तक डाउनलोड नहीं होगा उसको व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। तो उसका अगर पीडीएफ इस वहां बात पे अपने वेबसाइट पे आप लगवा देंगे मैं तो वो आसान हो जाएगा। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। ये बात मैं अभी पवन जी को भी, सुप्रिया मैम को भी, सुप्रिया जी को भी, दोनों को ये आपका वो फॉरवर्ड कर देता हूं, और जल्द से जल्द वो पीडीएफ ही फॉर्म में लग जाए, एक बात। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं तो, मेरी तो आदत है कि अगर कहीं कोई कमी है तो मैं तो कहता हूं और भी सुझाव दीजिए, जिस तरीके से भी हो सकेगा उसको हम हमें सहयोग चाहिए। हम आपके माध्यम से पूरे देश से सहयोग, आपका चैनल गली गली गांव गांव देखा जा रहा है, और आपके जितने साथी हैं जो चैनल के लोग इस बात को कह सकते हों, जिनकी पत्रकारिता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे। मैं मतलब बिल्कुल ये नहीं चाहता कि पत्रकारिता पे और निष्पक्ष पत्रकारिता पे कोई प्रश्न चिन्ह उठे। जिनके भी लोग जो कर सकते हो वो हमारी मदद करें, क्योंकि ये आपका धर्म भी है और पत्रकार का काम भी है कि कम से कम इनका अगर मैनिफेस्टो गया है, भाजपा का मैनिफेस्टो है, उसको भी भेजिए आप। मैं बिल्कुल उस चीज, और उन दोनों को कंपेयर करिए, जो अच्छा लगे उसको ज्यादा स्प्रेड करिए। ये मेरा सभी लोगों से सादर अनुरोध है। आखिरी सवाल लखनऊ वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह सी से, लखनऊ वाले खास तौर पे मैं जोड़ रहा हूं, आपके शहर के एक ऑफिसर के साथ हमारे दिल्ली के एक हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार का कल जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से हो रहा था, मतलब देश में मैंने कभी ये नहीं देखा है सुरेंद्र भाई, बहुत सारे पाले बदलते हैं, पार्टी बदलती है, हम लोग के भी संबंध बहुत लोगों से बहुत अच्छे थे, खराब हुए, लेकिन इतना होता है कि एक मर्यादा रखी जाती है। ये क्या हो गया है? कल जिस तरह की भाषा पे सूर्य प्रताप सिंह उतरे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, हुआ क्या? ये प्रेशर क्या है? क्योंकि आप लखनऊ से हैं, तो बस ये आखिरी सवाल आपसे पूछ के मैं आपको छोड़ रहा हूं। ये संगत का असर है, कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये संगत का असर है। जिस जैसी जैसी संगत वैसी रंगत। आज की डेट में हर वक्त उन्हें अपने भगवान, सो कॉल्ड भगवानों को ये बताना पड़ता है कि मैं आपकी तरफ हूं। और ये छोटी बात नहीं है, मैं और बता दूं, मैं अजीत अंजुम जी से भी और आपसे भी, दोनों से मैं कह रहा हूं, अभी आज की डेट में आप बचे हुए हैं, कोई आएगा आपके ऊपर भी अटैक करेगा। ये एक सिस्टेमेटिक वॉर है, भारतीय जनता पार्टी का सिस्टेमेटिक वॉर है कि हमारे ऊपर से आपका ध्यान हटाना है और आपको छोटे छोटे लोगों में, इस तरीके के अमीबा टाइप के लोगों में उलझा। कोई ना नीति होती है, ना नियम होता है, ना नैतिकता होती है। आप अगर बात मतलब माफी के लिए आप कहें से, तो मैं एक आपको उदाहरण दूं। हमेशा ये कहा जाता है, एक मतलब हम लोगों की तरफ आप एक कहावत है कि सुअर बाड़े में जाकर के आप किसी से, सुअर से जीत नहीं सकते। मैं सूर्य प्रताप सिंह जी ठीक को नहीं बात। कह रहा हूं, मैं पहले बता दूं, मैं एक कहावत कह रहा हूं, या तो वो जीतेगा, और या अगर आप भी जीत गए तो आपके शरीर पर टोटल कीचड़ लगेगा। मैं फिर से कहता हूं सूर्य प्रताप से, सूर्य प्रताप हमारा साथी रहा है, हम लोग हमेशा एक दूसरे की डिबेट्स में भी रहे हैं, लेकिन इतना नीचे वो क्यों, इतनी नीचता पे क्यों उतरे हुए हैं, उसके पीछे वो अपने दिमाग से नहीं, वो या तो उस आदमी को कोई डर है, और या फिर वो किसी टूल किट का हिस्सा है। वो टूल किट जो आप जैसे लोगों को, अजीत भाई जैसे लोगों को, साक्षी जैसे लोगों को, कोई जैसे लोग, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, मैं मतलब जो इस तरीके के रवीश जैसे लोगों को ये उलझाने का एक षड्यंत्र है बड़ा, जिसमें कि इंडिविजुअल से उलझा करके आपको सामाजिक ताने बाने के जिस मुद्दे पर आप लोग जा रहे हैं, जिसमें आपकी बात सुनी जा रही है, आप वहां से भटक जाएं। सूर्य प्रताप सिंह एक टूल किट है, उस टूल किट का अनर्थ होना बहुत जरूरी है, उस टूल किट का भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है, हमेशा ये लोग ऐसा ही करते हैं, हमेशा।
इन लोगों ने, और तो अब मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आप भी बच के रहिए। वो जो नवाज देवबंदी का शेर है, मैं अक्सर कहता हूं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बड़े बिल्कुल। बड़े क्रांतिकारी बातें करते थे नौजवानों के लिए, जब नौकरी नहीं मिल रही थी, पेपर लीक हो रहे थे। आज की डेट में सूर्य प्रताप सिंह इतना नीचे गिर जाएगा कि मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं तो एकदम हैरान हूं देख करके, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक टूल किट का हिस्सा है। वो उस टूल किट को ही क्या नाम खोलना बहुत आवश्यक है। वो टूल किट खुल जाएगी तो आप बाकी सब लोग भी बच जाएंगे, वरना वो टूल किट सबको हिट करेगी। सूर्य प्रताप सिंह एक मोहरा मात्र है, ये टूल किट का हिस्सा है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और मेरा अपना मानना है हमले होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमले नहीं होते हैं, हमले होते रहते हैं। बेहतर ये है कि अपनी लड़ाइयाँ भी हमको चुननी होती हैं कि कहाँ हमको लड़ना है और कहाँ हमको नहीं लड़ना है। किसी के कीचड़ उछालने से आप तक कीचड़ पहुँच जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, उसके करीब जाएँगे तो कीचड़ ज़रूर आएगा। और आपसे तो मैं कहता ही रहता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि मैं कभी अगर फिसलता हुआ लगूँ तो आप मुझे सँभाल लीजिएगा, आप फिसलते हुए लगेंगे तो एक फ़ोन आपके पास ज़रूर तो आएगा। वो अशोक कुमार हमेशा पांडे का हमेशा फ़ोन होगा, आप उठाएँ ना उठाएँ ये आपके ऊपर होगा। नहीं नहीं, आप देखिए, हम लोगों के तो वो संबंध वही है कि हम तो सच कहने में, हमारी अंदर कोई कमी है हम तो कहते बिल्कुल, हैं कि ये कमी है। बिल्कुल, हम तो निश्चित तौर कहते, पे। ये हमें ये कहने में कोई आपत्ति है ही नहीं। हम संपूर्ण नहीं है, हम अपूर्ण हैं, आपसे मिलकर के संपूर्ण होंगे। बिल्कुल, कहते हैं ना हम कि जब तक सबके बिके साथ न यही थे है। तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। क्या बात है। तो हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि सुरेंद्र भाई किसी दिन थोड़ी-सी फुर्सत में हो तो उनसे अरे आराम पॉलिटिक्स और बाकी सारी चीज़ों पर बात की जाए। आज उनके पास थोड़ी फुर्सत निकली, हमने डिटेल में बात की। लगातार हमारी कोशिश होती है और देखिए मैं इस मामले में बहुत क्लियर कहता हूं कि मैं ना खुद को पत्रकार क्लेम करता हूं ना खुद को निष्पक्ष क्लेम करता हूं। मेरा पक्ष है और बहुत क्लियर पक्ष है और आजीवन ये पक्ष ना तो 2014 के बाद बना है ना उसके पहले कुछ अलग था। ये आजीवन मेरा पक्ष रहा है और जब तक हिम्मत रहेगी मेरा यही पक्ष रहेगा। मानवता, सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव, गांधी, नेहरू ये मेरा घोषित पक्ष है और हमेशा रहेगा। मुझे कोई निष्पक्ष दिखने की मैं ना कोशिश करता हूं और ना मुझे कोई आवश्यकता है उसकी। तो इस पक्ष के साथ लगातार मैं यहां पर बात करता रहता हूं, अपने जैसे लोगों को बुलाकर बात करता रहता हूं, कोशिश करता हूं बहुत सारे मुद्दों पे चीजें क्लियर करने की। आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होगी कि इस पक्ष को हम लगातार मजबूत करते रहें। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई। बहुत शुक्रिया अशोक।